दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपका यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर के अगर हम बात करें, जो आपकी वैकेंसी आई है, ऐसे में जो बाल मनोविज्ञान है, जिसे हम लोग एक तरीके से पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, एक जो सिलेबस दिया हुआ है 60 मार्क्स का, वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। पहला लेक्चर जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, सारा का सारा थ्योरी वाला पोर्शन विद एमसीक्यूज हम आपका करवाएंगे। पूरा ईवीएस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अलग से भी आपको प्लेलिस्ट KVS EVS 2023 नाम से मिल जाएगी। कुछ भी मेरे लिए सुझाव है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा। यहाँ पर विकास के बारे में हम बात कर रहे थे कि आखिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। हम जब बात कर रहे थे कि अपने वातावरण से, हम अपने हेरिडिटी को लेकर के बात करें, वंशानुक्रम से इसका संबंध किस प्रकार से है, जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। साथ में हमने ये भी देखा कि आखिर जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, वो किस हद तक प्रभावित करती है, किसको, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब या फिर हम यूं कहें कि जो मैच्योरिटी है वो आखिर किस तरीके से हमारे विकास यानी कि डेवलपमेंट से संबंधित है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइको एनालिटिक, जब हम बात करते हैं, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक का नाम, तो सवाल यहीं से बनना शुरू हो जाता है। जैसे यूपी टेट, सुपर टेट प्रकार की परीक्षा की बात करें तो सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है। तो यहाँ पर एरिक्सन करके लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है वो कहाँ पे, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। ये कुछ डिटेल यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। चलिए, ये सब तो आप डिटेल पढ़ ही लेंगे। बात आती है यहाँ पर कि एरिक्सन ने अपनी धारणा का विकास जो है वो फ्रायड के सिद्धांतों पर किया। जो काम की बात है वो यहाँ से शुरू होती है। किसके सिद्धांतों पर? सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर। यहाँ पर इन्होंने कहा कि अपनी बौद्धिकता के प्रति इतना ईमानदार रहा। क्या कहते हैं वो कि मैं नए सिद्धांत का विकास नहीं कर रहा हूँ, इसका मत फ्रायड के मत के 3 रूप में भिन्न है। यहाँ पर जैसे होता नहीं है कि एक, जब हम कहते हैं कि भाई हमने इनसे सीखा, ठीक है, और आप ये उनको तवज्जो दे ही ना, उनको प्राथमिकता दे ही ना ऐसे में कि भाई हमने यहाँ से सीखा है, बट इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो भी हमारा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों को ही लेकर के आगे बता रहा हूँ। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यहाँ पर जब हम ID और EGO करके आपने पढ़ा होगा, है ना, ईड ईगो वही लिखा हुआ है। ये कहते हैं तक के परिवर्तन पर बल देता है। इस धारणा का विकास फ्रायड के प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाइटी में कर चुका है। एरिक्सन का मानकर चलना है कि ईड और ईगो की बात की जाए, ये मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है, कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। इन्होंने पारस्परिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है। इन्होंने कहा यही चीज़ें हैं जिनसे क्या होता है, पारस्परिक सामाजिक संबंधों का हमें विकास जो है वो देखने को मिलता है। एरिक्सन ने व्यक्ति को उसके परिवेश में देखा। परिवेश जो है व्यक्ति, परिवार, समाज और संस्कृति का होता है। आपने भी देखा होगा कि जो परिवेश होता है उसमें ये सारे लोग हमें मिलते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का विकास कैसे होता है। व्यक्ति है वो समाज में रह रहा है, समाज, परिवार में रह रहा है, परिवार से समाज बन रहा है, और उस समाज में एक जो कल्चर है, एक जो संस्कृति है वो फॉलो की जा रही है। आगे कहते हैं एरिक्सन समय की मांग के प्रति भी सचेत रहा। इन्होंने कहा जो टाइम की डिमांड है उसको भी कहीं ना कहीं से हमें ध्यान में रखना है। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति को विकास की के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। अब बाधाओं पर, जो भी हर्डल्स है, दिक्कतें, समस्याएं हैं, अगर हमने उसे सॉल्व कर लिया, जैसे बच्चे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उसे सॉल्व कर रहे हैं या सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ऐसे में हम उन्हें मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। वही बात कहीं ना कहीं यहाँ से भी इन्होंने जो है कहने की बात कही है। आगे कहते हैं यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का सार क्या कुछ एक निकल कर आता है। तो ये कहते हैं कि सिद्धांत संपूर्णतः संगठन पर बल देता है। संपूर्णता और संगठन मतलब कंप्लीटनेस पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, एक साथ में चल करके काम करने पर कहीं ना कहीं ये बल देता है। मानव जीवन में विकास का क्रम जो है होता है, बिल्कुल सही है कि एक डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि आधारभूत मानव मूल्यों में विश्वास रखता है। जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत योगदान देती हैं। तभी इन्होंने कहीं ना कहीं कल्चर की बात की हुई है, आपने देखा, तभी इन्होंने कल्चर को लेकर के बोला हुआ है। मनोव्यवहार का संचालन करने वाले तत्वों यथाशक्ति चालक है, प्रवृत्ति हैं। आगे क्या कहते हैं, चालक प्रवृत्ति के अस्तित्व पर
विश्वास करता है। अभी जब समझिए इस चीज़ को, देखिए प्रवृत्ति है, चालक मतलब जो चीज़ हमें चला रही होती है, जिसके कारण हम कोई ना कोई गतिविधि एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसको लेकर के इन्होंने बात की। ये कहते हैं फ्रॉयड के इस मत का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि मानवीय कार्यों से जीवन के अनेक पक्षों का विकास होता है। जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट वाले वर्क होते हैं, जो भी ह्यूमन वर्क होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मानव के विकास के कई पक्ष जो है वो प्रभावित होते हैं, और इन कई पक्षों को लेकर के हम अपने पहले लेक्चर में कई बार बता चुके हैं आपको। यहाँ पर ये कहते हैं मानव विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक वातावरण का निर्माण जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, है ना। इसके पहले भी हम जानकारी दिए हैं। तो इसमें सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक, भौतिक चीज़ों को लेकर के, जैसे हम शारीरिक भी बोल देते हैं, वैचारिक बात कर लें, हम सांस्कृतिक पक्ष को लेकर के बात कर लें। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये सारी चीज़ें जो है वो विकास के पार्ट हैं, या यूं समझ लें विकास तभी होगा जब ये सारी चीज़ों में क्या होगा, हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक तरीके से हमें उन्नति देखने को मिलेगी। ठीक है। ज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया 1896 में। यहाँ पर क्या कुछ है, उन्होंने भी इसमें कुछ बातें जो है वो दर्शाई और बताई हुई हैं। ये क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर के बात करें तो पियाजे का मत जो है वो एक पक्षीय है, यह मानव व्यवहार पर अधिक बल देता है। तो आपने देखा यहाँ पर ह्यूमन के बिहेवियर पर ज़्यादा जोर देने वाला जो सिद्धांत है वो पियाजे का ये ज्ञानात्मक सिद्धांत है। पियाजे के मत के अनुसार क्या कुछ होता है कि विकास जो है वो एक दिशा में होते हैं। इन्होंने कहा एक पक्षीय, एक ही दिशा में आपका विकास चलता है। ठीक है। विकास के सभी पक्ष जो है वो मानसिक स्तरों पर पाए जाते हैं, मेंटल लेवल पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये आगे क्या कहते हैं, बालक तथा प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर आता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक शैशवावस्था और जब हम प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं उसमें बिहेवियर एक जैसा है। बालक और प्रौढ़ के व्यवहार में इन्होंने अंतर बोला। आप समझ रहे हैं, शैशवावस्था से थोड़ा उठ करके बालक को लेकर के बात की। सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहारों का मूल जो है वो शैशवावस्था के व्यवहारों में है। ये कहते हैं जितने भी बिहेवियर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, शुरुआत जो हो रही है कहीं ना कहीं वो हम अगर बात करें तो हमें इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में देखने को मिलेगी। पियाजे के विकास के सिद्धांत को इंद्रिय गति सिद्धांत, आरंभिक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, देखिए इन्होंने कई कुछ जो है आपने देखा होगा जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, पियाजे का जो दिया गया है तो अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। अब नवीन धारणाएं क्या देखने को मिली हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सभी अवस्थाओं को लेकर के तो 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कई बार हम आपको जानकारी दिए हैं उन 4 अवस्थाओं के बारे में जो आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो है बताई गई हैं जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के द्वारा। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कि वो चारों अवस्थाओं के नाम क्या है और उनकी समय सीमा क्या है। देखते हैं कितने बच्चे जो है कमेंट में ये चीज़ बताते हैं कि जब हम संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो वो आखिर 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। यहाँ पर एक जो धारणा निकल करके आती है वो क्या है कि विकास के सभी पक्ष जो है वो समान क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा विकास की जटिल प्रक्रिया में विकास जो है वो प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इन्होंने कहा वो अपने आप बढ़ता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, अलग से हम उसको कहीं न धक्का नहीं दे रहे होते हैं, स्वतः जो चीज़ हो रही है। ठीक है। हर प्रकार का जो विकास होता है वो शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है, कि बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम से शुरू होता है, फिर कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है, मतलब यही है जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने नया सिलेबस देखा, नए सिलेबस में नए टॉपिक आपको दिखे, एक छोटी सी समस्या आपको नज़र आई और फिर आपने क्या किया, उस समस्या में को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की आपने कोशिश की, और जब आपने उसे रिजॉल्व कर लिया तो ऐसे में आपने उसे सीख लिया। और जब आप सीखते हो, जब आप अधिगम लर्निंग करते हो तो ऐसे में आपका भी डेवलपमेंट विकास होता है, आप उन्नति कर रहे होते हो। ठीक है। कहते हैं पहले शारीरिक फिर सामाजिक और वैचारिक विकास होता है। इन्होंने कहा पहले फिजिकल डेवलपमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रोथ की बात जो है वो कहीं ना कहीं गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है, तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले, फिर उसके बाद इन्होंने सोशल डेवलपमेंट, चूँकि बच्चा जो है वो परिवार में जन्म ले चुका होता है और परिवार हमारे समाज का हिस्सा है, तो सामाजिक की बात आ गई। अब समाज में जब आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं चिंतन प्रक्रिया जो है उसकी बढ़ रही है, थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं जनरेट हुआ, चीज़ों को समझने लगा, तो ऐसे में उसके विचार भी जो है वो पनपने लगे, है ना। कहे तुम ईश्वर को मानते हो, हम ईश्वर को नहीं मानते, तुम बड़ों का पैर जो है कहाँ से अंगूठे से टच करके छूते हो, हम नहीं छूते, हम हाय हेलो करते हैं। तो ये वैचारिक मतभेद जो है या वैचारिक विकास जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति के विकास में अहम का योग प्रमुख होता है, अहम,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं आपसे, बौद्धिक व्यवहार सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप में विकसित होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष होते हैं आपके, ठीक है। एक्टिवली और एक इनएक्टिव तरीका भी होता है। विकास जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है, यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्क्रीट वो चीज़ होती है जो आपके सामने हो। मतलब आज हमने देखा कि मैप में क्या देखा कि अगर हम बात करें कि आपका इंडिया गेट कैसा है, ताजमहल कैसा है, आज हमने मैप में देखा सामने से, ठीक है। फिर क्या हुआ ऐसे में, अगर हम यही विचार करें सूक्ष्म तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कि यार सोचो मैं ऐसे गया होता, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये देखूँगा, वैसे करूँगा, ये वो सारी चीज़ें हमने कहा पृथ्वी घूमती है, हमने ये पढ़ा। अब हम सोच रहे हैं कैसे घूमती है, तो ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कहीं ना कहीं हम चले जाते हैं। नैतिकता है, न्याय है, अवरोध का विकास, सामाजिक पारस्परिक से अधिक होता है। ये एक बात और बताई इन्होंने। आगे कहते हैं विकास के समय पूर्व अवस्था में प्राप्त गुण और विशेषताएं जो है वो उम्र भर साथ में रहती हैं। जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स होते, कहते हैं ना कि मैं नहीं बदल सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, है मैं तो भाई जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, है ना। देखा है वीट जारा, जानते होंगे। आगे यहाँ पर मेयर क्या कहते हैं, पियाजे की विकासात्मक प्रवृत्तियाँ व्यक्ति की क्षमता का वर्णन करती हैं। इससे हम व्यक्ति की दशा, उसकी क्या कुछ स्थिति है, अवबोध के विस्तार की बात करें, यानी कि अंडरस्टैंडिंग का एक्सपेंशन कितना है, वो चीज़, इसके साथ में आदि की घोषणा विकास के मध्य कर सकते हैं। ये बात किसके द्वारा बताई गई, ये मेयर महोदय ने टिप्पणी की। किसकी, जब हम पियाजे की विकासात्मक प्रवृत्तियों की बात करते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांतों की बात करते हैं। तो एक आपने पियाजे का सुना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी को ही ज्ञानात्मक कह देते हैं। अभी आप 4 अवस्थाओं के बारे में कमेंट में बताइएगा, वो 4 अवस्थाएं क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये इड ईगो जो अभी मैंने बताया, ये सब क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल से उसके लिए टेंशन न लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा हमें मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि आपको वो बातें अभी समझ से परी होंगी, तो उसको अलग से लेक्चर में हम ज़रूर बताएंगे। अधिगम के सिद्धांतों की यहाँ पर बात की गई। कुछ अधिगम के सिद्धांत हैं, कहते हैं रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया। जब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं, विकास के अधिगम के सिद्धांत है, याद रखिएगा। जन्म कहाँ पे हुआ था, कैलिफोर्निया की बात इन्होंने बताई हुई है। कहते हैं इनके विचारों पर क्लार्क हल का प्रभाव था, और ये कहते हैं कि इनके द्वारा प्रतिपादित विचारों में व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, मनोविश्लेषणवाद, दोनों का समन्वय, दोनों का सामंजस्य, दोनों का समावेश देखने को मिलता है। ये क्या कहते हैं आगे, बालक की आधारभूत आवश्यकताओं तथा उनके आधार पर सीखने की क्षमता के विकास पर बल देती है। चलिए भाई देखिए, ये क्या कहते हैं, अधिगम सिद्धांत जो है, बालक की आधारभूत आवश्यकता और सीखने की क्षमता। अब एक बात बताओ, आपकी कोई ज़रूरत ही तो है, तभी तो आप लर्निंग कर रहे हो। कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तभी आप लर्निंग कर रहे हो, तभी आपका अधिगम हो रहा है। और जब अधिगम कर लोगे तो आपका विकास तो निश्चित है ना, आपका सीधा सीधा अधिगम से विकास जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो अधिगम आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। गलत काम करके भी आप जो है क्या करते हो, विकास करते हो कि नहीं करते हो, है? कोठी बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लिए गलत काम करके, है ना। तो ये भी चीज़ आपकी उसमें शामिल है। आवश्यकताएं उन चालकों को जन्म देती हैं जो व्यक्ति को किसी क्रिया के सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको ज़रूरत थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप KVS PRT एक सीट लेना चाह रहे हो, आप ऐसे में क्या हो, तत्पर हो, रेडी हो। तो ये क्या कहते हैं कि उन चालकों को जन्म देती है। चालक मतलब वो कैटलिस्ट है, वो उत्प्रेरक है, जो आपको कहीं ना कहीं धक्का दे रहे हैं कि ये चीज़ आपको करनी है, आपको पढ़नी है। और ऐसे में आप क्या करोगे, जब जानते हो कि हमें ये सीट लेनी है, हमें ये काम करना है, तो आप सीखने के लिए आओगे ही आओगे, आप अधिगम करोगे। फिर कहते हैं बालक स्तन चूस सकता है, वस्तु पकड़ता है, खाना खाता है, ऐसे में खाता है, पीता है, इन सभी क्रियाओं की मूल आवश्यकताएं निहित होती हैं। उसको ज़रूरत थी, भूख लगी थी, तब उसने स्तनपान करना शुरू किया, ठीक है। वस्तु पकड़ना था उसे लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए, तब वो कर रहा है ना। पीना चाहिए, प्यास लगी, पी रहा है। बात समझ में आ रही है। सीयर्स का मत जो है वो व्याख्यात्मक है। यह एक ऐसे विकास की ओर संकेत करता है जो अछूते रहे हैं। देखिए बालक के विकास के संबंध में क्या मत है, ये कहते हैं कि विकास के साथ साथ बालक के सीखने और कार्य करने की गति में भी परिवर्तन होता रहता है। अब सीधी सी बात है, विकास और जो सीखना, ये एक दूसरे के साथ में सीधे सीधे संबंध रखते हैं। आप सीखोगे, आपकी सीखने की गति धीमी होगी तो विकास भी आपका धीमा होगा। विकास, अगर आपने सीखने की गति को बढ़ा दिया है तो क्या होगा भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके। कुछ इस तरीके से आप इसे समझिए, ठीक है। विज्ञान में तो आपने इतना, या गणित में आपने इतना सीखा होगा
ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर घट रहा है तो ये भी घटेगा। इसीलिए ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। बालक में जिज्ञासा तथा इच्छा जो है वो सामाजिक संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। अब हमारी इच्छाएं हैं, इच्छा कैसे पनपी है? गुप्ता जी कार लेकर के आ गए, हम मोटरसाइकिल चला रहे थे, स्कूटी चला रहे थे, हैं बाइक चला रहे थे, पता लगा कार लेकर के आ गए, हमारी भी इच्छा हुई। तो समाज में, सोसाइटी में ही गुप्ता जी रह रहे हैं ना, तो उनको देख करके हमारी भी इच्छा हुई, ऐसे में जिज्ञासा हुई कि यार हम भी लाओ चलो ये काम करते हैं, है ना। उसने ये केवी का पेपर निकाला था, आपको भी जिज्ञासा हुई, हमें भी ये काम करना चाहिए, आपकी भी इच्छा हुई, आप में भी इच्छा का जागरण हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो सोसाइटी के संपर्क के कारण ही उत्पन्न होती हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। आगे कहते हैं कि बालक का शारीरिक और सामाजिक विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, इसके पहले भी हम आपको बताते आए हैं। जैसे शारीरिक विकास की अगर हम बात करें, काला गोरा, आप नदियों के किनारे देखिए जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, आप चेन्नई साइड में ले लो, तमिलनाडु साइड में ले लो, है ना, थोड़ा आप उनका डार्क कलर होगा जो है। अगर मैं चेहरे को लेकर के बात करूँ, आप ठंडे प्रदेशों को लेकर के बात करो तो कहेंगे भैया ये गोराहर हैं, है ना, वो करिया हैं, गोराहर हैं। बात समझ में आ रही है। तो गर्म प्रदेशों में क्या होता है आप देखोगे तो डार्क स्किन वाली चीज़ें, और वहाँ पर आपको वाइट या वाइटिश जो भी टोन है वो आपको देखने को मिलेगा जब हम स्किन की बात करते हैं। यही बात इन्होंने कही है। सेव अगर मैं सामाजिक विकास को लेकर के बात करूँ, समाज अच्छा है, लोग अच्छे हैं, जो अच्छी बातें आप सीखोगे। अगर समाज सही नहीं है तो वही उसका विपरीत जो है आपको अधिगम होगा। ठीक है, वही बात इन्होंने पूरी यहाँ पर बताई हुई है। कुछ विकास की यहाँ पर विशेषताओं के बारे में इन्होंने चर्चा की हुई है। ठीक है, तो ये विशेषताओं की क्या है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के विकास की चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है कि उसकी कार्यक्षमता, परिपक्वता, शक्ति ग्रहण से है। सीधी सी बात है कि वो कितना मैच्योर हो चुका है, वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसने कितना कुछ जो है डेवलपमेंट कर ली, उसने कितना कुछ चीज़ों को सीख लिया है। और यही चीज़ हम क्या कह देते हैं कि उसका संबंध जो है वो किससे है, विकास से है। महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आए दिन महत्वपूर्ण PDF फाइल्स फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, ज़रूर देखिएगा। अभी कल हम कम से कम 1000 सवालों की PDF प्रोवाइड कराए हैं, उसमें हिंदी के आपकी PDF आपको मिलती है। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की PDF फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर कुछ परिपक्वता के सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों और वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करता है, जरा बात को समझिएगा, तब हम यह मान लेते हैं कि वह किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं को करने में सक्षम या परिपक्व हो गया है। यही तो है परिपक्वता, वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करना। बात समझ रहे हो? 4 लोग खड़े हैं, आपको कैसे, आपसे उन्होंने हाय हेलो किया, जो भी है, कोई सवाल पूछा, कुछ बातचीत हुई, तो आप अगर उन चीज़ों को समझ गए और आपने रेस्पॉन्स किया तो कहते हैं अरे यार लड़का बड़ा हो गया है, जवाब दे रहा है। अब ये जवाब देना 2 तरीके से होता है। जवाब देना तो एक नेगेटिव भी होता है, कि ये होता है कि अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये होता है परिपक्वता में सामान्यतः स्थायित्व जो है वो आ जाता है। स्थायित्व कद की बात करें, व्यक्तित्व की निष्पत्ति आदि में होती है। कहते हैं ना कि कद उनका समाज में बड़ा है, उसकी पर्सनालिटी जो है निखर गई है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं परिपक्वता या सीखना या अधिगम विकास के 2 पहलू या एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। अभी अभी मैं आपको बताया हूँ अधिगम और विकास के बारे में कि एक दूसरे से कस करके चिपके हुए हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि इनमें कहीं भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है ना, ये एकदम ठोस है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। ठीक है, कहते हैं परिपक्वता की क्षमता पर वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव। ये तो बिल्कुल सही है भाई कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक बात इन्होंने बताई हुई है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक अभिगमन क्या है। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं विकास के संदर्भ में, सारी कुछ चीज़ें आपको डेवलपमेंट में ही देखने को मिल रही हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, आपसे पूछा जाता है सवाल कि मूल प्रवृत्ति वाली चीज़ें बच्चों में किस अवस्था में देखने को मिलती हैं, तुरंत इन्फेंसी आप लगाते हो, तुरंत कहते हो कि ये शैशवावस्था है ना, वही है आपका। कहते हैं मैकडूगल ने नारियों में मातृत्व मूल प्रवृत्ति बताई, किसमें, जब हम नारियों की बात करते हैं, और इस बात पर बल दिया कि इनका विकास इन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। यदि मूल प्रवृत्ति का प्रयोग केवल जटिल व्यवहारों के प्रतिमानों के लिए होता है, प्रतिमान मतलब मॉडल होते हैं, ठीक है, और ये प्रतिमान विकास को प्रभावित करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अभाव में सीखने की क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिएगा, जटिल व्यवहार की कहीं ना कहीं बात की हुई है, समझ रहे हैं आप। क्लार्क और वेर्ग ने क्या बोला है, नर चिंपैंजी
कि शरीर में स्त्री हार्मोन जो है वो प्रवेश कराए और इसके परिणाम स्वरूप उनमें आज्ञा पालन और सामाजिक प्रभुत्व के गुण आ गए। तो ये समझिए जिन्होंने क्या क्या कुछ प्रयोग किया है उनका भी नाम यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का व्यवहार किन्हीं ग्रंथियों के विकास और उसकी रासायनिक क्रिया से प्रभावित होता है। अब देखिए ना, तरह तरह के हार्मोन जो है वो आपके शरीर से स्रावित होते हैं और उसके बाद ही आपकी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। गुस्सा ऐसे नहीं आता, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आप में प्रेम भाव ऐसे नहीं जागता। आप समझ रहे, ऑक्सीटोसिन प्रकार की चीज़ें और हार्मोन्स होते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। सहज क्रिया की क्या बात की तो वॉटसन का नाम दिया है। कहते हैं बालक जन्म के समय समान होते हैं, निश्चित शारीरिक रचना होती है, उनमें कुछ सहज क्रियाएं यानी कि आसान से क्रियाएं होती हैं। और इन्होंने बोला ये तीन सब चीज़ें बहुत पूछी गई हैं आपकी, प्रेम, भय और क्रोध। जन्म के समय कौन कौन सी चीज़ें, वॉटसन के संवेग कौन कौन से देखने को मिलते हैं, कई बार पेपर में आया है। प्रेम, भय और क्रोध। इसके अलावा उन्होंने अधिग्रहणात्मक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, मतलब अधिग्रहण करना यानी ऑक्यूपाई। अधिग्रहण मतलब होता है अपना लेना, शामिल कर लेना या एसिमिलेट कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे कहते हैं कुछ यहाँ पर विशिष्ट विशेषताओं के बारे में भी इन्होंने बात की हुई है कि भाई कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी होती हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर इन्होंने बोला। ये कहते हैं कि विकास जो है वो क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों से शुरू होता है और धीरे धीरे वो विशिष्टता की तरफ जाता है। जैसे पूरे हाथ का संचालन करता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो उंगलियों पर भी नियंत्रण पाने लगता है। एक उदाहरण इन्होंने दिया, कहते हैं आरंभ में केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, ये बताया कालांतर में संवेगों की अभिव्यक्ति करना भी सीख लेता है। अब पहले तो भाई उसको कुछ नहीं पता होता, बात समझ रहे हो आप, सामान्य। तो वो कैसे भी करके आप वो हंस रहा है, रो रहा है, कुछ भी चल रहा है उसका शैशवावस्था में, लेकिन बाद में क्या होता है, आप संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख लेते हो। बात समझ में आ रही है। कुछ भी गड़बड़ हुआ, शैशवावस्था में बहुत सारा आंधी तूफान की अवस्था है, स्टैनले हॉल कहते हैं, है ना। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, कुछ टकराव हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, आप रोए, आप अपने आप को कंट्रोल करना भी सीख रहे होते हो। आप जो चीज़ चाहते हो, एग्ज़ाम में फेल हो गए, आप रोए, आप परेशान हुए, आप संवेगों पर कंट्रोल करना सीख रहे हो। वही चीज़ इनमें इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, कहते हैं भाषा का विकास भी क्रंदन से शुरू होता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी क्रंदन यानी रोने से ही, कहते हैं ना बच्चा रोता है सबसे पहले, तो वहाँ से शुरुआत होती है। निरर्थक सार्थक शब्दों के माध्यम से वह वाक्यों के विकास तक पहुँचता है कि किसका अर्थ जो है सही है या किसका अर्थ जो है सही निकल करके सही नहीं है। फिर यहाँ पर मस्तकोधमुखी करके बोला हुआ है। ठीक है, मतलब सिंपल सा है आपका, ये सिफालोकॉडल की जब हम बात करते हैं तो विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। आपने देखा होगा कि जब भ्रूणावस्था की बात करते हैं हम, या भ्रूण या गर्भाधान के समय की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, हेड टू टो बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सिर के पश्चात धड़ और फिर टांगों का विकास होता है। तो सिर से लेकर के पैर तक जो विकास है मस्तकाधमुखी करके बोल देते हैं उसे। ठीक है, जन्म के पश्चात भी बालक अपने सिर को इधर उधर घुमाता है और ऊपर उठाने का प्रयास करता है। बैठने और चलने की है प्रक्रिया, ऐसे में उसके बाद जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए, इसमें यही सिद्धांत बताया हुआ है। ये निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहता है, कहते हैं विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। अब जरा समझिएगा, पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, उसके पश्चात स्नायु मंडल के निकट के भाग का विकास होता है। ठीक है, जैसे हृदय की बात हो गई, छाती की बात हो गई, कोहनी की बात हो गई, तो ये सबसे पहले निकट से दूर, मतलब यहाँ से फिर इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, इधर की तरफ, कोई केंद्र बिंदु स्नायु मंडल को माना और वहाँ से फिर बाकी क्षेत्रों में ये चले गए। ठीक है, तो हृदय, छाती, कोहनी के बाद इन्होंने क्या बोला कि उंगलियों का विकास जो है वो देखने को मिलता है। देखिए, इन सब चीज़ों को, बातों को अगर आप नोट करते जाएंगे एक एक करके तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से नए पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना बाल विकास वाला चैप्टर, पूरा जो सिलेबस है वो तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, संगठित प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। कहते हैं विकास से अभिप्राय केवल शारीरिक विकास नहीं होता। अगर आप शारीरिक विकास केवल बोलेंगे तब तो वो ग्रोथ से जुड़ जाएगा। उसके अलावा उसमें और सारी चीज़ें क्या होती हैं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, नैतिकता, ये सब कुछ आता है और ये एक व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है व्यक्ति के। बात सही है। तो संगठित प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इन सभी को आप शामिल कर लो और एक संगठन बना लो। वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर शारीरिक दृष्टि से कोई बालक 8 वर्ष का है तो मानसिक दृष्टि से 12 वर्ष का हो सकता है। आपने IQ वगैरह फाइंड आउट किया होगा ऐसे में, है ना, कि IQ कैसे फाइंड आउट करना है। तो मेंटल एज को अपने क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज में आ गया आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पर संवेगात्मक दृष्टि से वो 14 साल का भी हो सकता है।
मतलब हो सकता है कोई उसका जो वास्तविक आयु हो 8 साल का हो, लेकिन वो 12वीं क्लास के बच्चे वाला जो मानसिक आयु है वो उस स्टैंडर्ड का सॉल्व कर रहा हो, लेकिन संवेगात्मक तरीके से हो सकता है कि वो 14 साल का हो। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई है। कहते हैं तो विकास को आयु की किसी एक सीमा से ऐसे में बांधा नहीं जा सकता, वह तो एक संगठित प्रक्रिया है। कहते हैं भिन्नता का सिद्धांत, विकास की गति एक सी नहीं होती, गति जीवन भर चलती रहती है, इसके स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमी होती है और किशोरावस्था में यह तीव्र होती हुई पूर्णता को प्राप्त करती है। ठीक है, यही बात इन्होंने बताई है। मतलब तेज हुआ, धीमा, फिर तेज हुआ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लड़के और लड़कियों का विकास भी जो है वो समान ढंग से नहीं होता है, उनमें भी हमें भिन्नता जो है वो देखने को मिलेगी। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, ये चीज़ क्लियर है आपको जो है। ये अनवरत प्रक्रिया है जो कभी रुके ना। ऐसे में प्राणी जो है वो ऐसे में उसको गुजरना पड़ता है। व्यवहार का आधार प्रशिक्षण बदलता रहता है। देखिएगा, व्यवहार परिवर्तन से ही विकास की गति जो है वो पहचानी जाती है। क्या आपके व्यवहार में कुछ चेंज आया? पहले आपको इस चैप्टर के बारे में, इस विकास टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, आपने कुछ सीखा तो आपके बिहेवियर में चेंज आया। पहले आप क्या सोचते थे, अरे यार नहीं आता, अब आप बोलोगे हाँ मुझे आता है, तो आपके व्यवहार में कुछ चेंज हुआ, पॉजिटिव चीज़ें आई। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि विकास की गति जो है वहाँ से पहचान उसको देखने की, या पहचान जो है वो मिलती, पहचान कर सकते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। क्या मतलब है इसका? कहते हैं इसको मानने वाले क्या कहते हैं कि समान प्रजाति में विकास की जो गति होती है वो समान प्रतिमानों में प्रवाहित होती है। चाहे अमेरिका में पैदा हो, भारत में हो, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, इन सभी का विकास जो है वो व्यक्तियों के समान होता है। आप देखिएगा, विकास अन्य व्यक्तियों के समान होता है। आप जैसे जैसे देखोगे विकास की गति, आपकी दर इधर उधर हो सकती है, लेकिन तरीका तो वैसे ही होगा ना। बच्चे के पैदा होने को लेकर के बात करें, चीज़ें वैसे ही रहेंगी। विकास को लेकर के बात करें तो आपका सिर से लेकर के पैर तक, केंद्र से आपका जो है, जब हम बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, स्नायु मंडल से बाकी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वही बात इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर समान प्रतिमान की बात की हुई है। वो भी अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो क्या कुछ होगा। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर, अगर हम विकास के स्वरूप को लेकर के बात करें कि आखिर विकास के कौन कौन से हमें स्वरूप देखने को मिलते हैं, तो विकास के स्वरूप को लेकर के हम अपने अगले चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा कि कितना कुछ आपने सीखा। बाकी जो सिद्धांत रहे हैं, जो मैंने आपको बोला, एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि चारों आखिर अवस्थाएँ कौन सी हैं, कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, बाकी चीज़ें तो आप तुरंत शेयर करते हैं। जी हाँ, और भी चीज़ें, हंसी, खेल, खिलौने या बाकी सारी चीज़ों की बात करें, कुछ अच्छी चीज़ें भी शेयर कर दिया करिए। ऐसे में हमें भी कहीं ना कहीं जो है पुनर्बलित ये चीज़ करती है, हमें भी पुनर्बलन मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।